नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। यूपी मुख्य सेविका भर्ती में क्लास 28 है और 23 तक हमने जितने भी क्लासेस करवाए हैं सभी एमसीक्यू टाइप के थे और 24 से जितने भी क्लासेस आपको दिए गए हैं सभी के सभी वन लाइनर है। वन लाइनर क्लास देने का सिर्फ इतना पर्पज़ है कि अभी आपके पास जितना समय है उसमें आपकी कंप्लीट तैयारी हो सके और सिलेक्शन आपको मिल सके। ऐसा नहीं कि हमने आपको क्लासेस दे दिया और क्वेश्चन आप कर रहे हैं लेकिन उसमें से कितने क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। लेकिन हम जो यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं कि हमारे सभी क्लासेस से 2 3 4 क्वेश्चन कम से कम आपको मिलना चाहिए आपके एग्जाम में। ज़्यादा मिल जाए वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमारी कोशिश है कि अधिक से अधिक क्वेश्चन हमारे ही क्लासेस से आप सभी को मिल जाए। और एक एक क्लास एक एक प्रैक्टिस तैयार करने में लगभग 3 से 4 घंटे का समय लग रहा है। तो आप भी 10 मिनट का समय निकाल करके वीडियो को पूरा एक बार ज़रूर आप ध्यान से सुने और सभी क्वेश्चन अगर आपको पहले से पता हो तो रिवीजन करें। कोई क्वेश्चन अगर आपको नया मिलता है उसको आप कहीं पर नोट डाउन कर लें या फिर आप वीडियो को 1 2 बार और सुन लें ताकि वो क्वेश्चन आपको याद हो जाए अच्छे से। चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक करके शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, इतना आप सभी कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें कि पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाएंगे, नीचे लिंक मिल जाएगा आपको और वहीं बगल में आपको उसी के ऊपर प्लेलिस्ट का भी लिंक है। बाकी की क्लासेज आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, नवजात शिशुओं के भोजन में एरिकिडोनिक और डोकोसा हेक्सोनोइक अम्ल शामिल करने की अनुशंसा की गई है। ऐसा क्यों किया गया है, किस वजह से किया गया है? तो ऐसा शिशु के बच्चे के मस्तिष्क के विकास के लिए किया गया है। बेसिकली होता क्या है, जो डीएचए होता है ये जैसे माता दूध पिलाती है बच्चे को तो माता के दूध में ये पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। आप देखेंगे कि डब्ल्यूएचओ की भी अनुशंसा है कि कम से कम 6 महीने तक माता जो है बच्चे को जरूर स्तनपान करवाए। कम दूध पिलाने से या कम समय तक स्तनपान करवाने से कहीं ना कहीं बच्चे का पूरी तरह से शारीरिक और मानसिक विकास नहीं हो पाता है। इसी तरह से एरिकिडोनिक है, ये फुल फॉर्म भी आपको पता रहना चाहिए। डीएचए का फुल फॉर्म डेकोसा डोकोसा हेक्सोनोइक अम्ल। तो थोड़ा सा आप नीचे और देख लीजिए, डोकोसा हेक्सोनोइक अम्ल डीएचए एक ओमेगा 3 फैटी एसिड है जो मानव मस्तिष्क, सेरेब्रल कॉर्टेक्स, त्वचा और रेटिना का एक प्राथमिक संरचनात्मक घटक है। शारीरिक साहित्य में इतना आपको डिटेल इसको याद करने की जरूरत नहीं, बट थोड़ा सा आप जानते रहिए। शारीरिक साहित्य में इसे 20:6 N-3 नाम दिया गया है। इसे अल्फा लिनोलेनिक एसिड से संश्लेषित किया जा सकता है या सीधे मातृ दूध, स्तन के दूध, वसायुक्त मछली, मछली के तेल, शैवाल के तेल से प्राप्त किया जा सकता है। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर देखिए आप सभी, अधिक पौष्टिक भोजन की आवश्यकता होती है किस समय होती है? तो गर्भावस्था में माता के लिए, दूध पिलाने वाली माता के लिए, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, शैशवावस्था में, जिस समय वृद्धि और विकास ज़्यादा होता है। सबसे अधिक वृद्धि विकास किस समय होता है? उत्तर बाल्यावस्था में। ये क्वेश्चन करा चुके हैं, कोई भी क्लास आप मिस मत करिएगा। अगर आपने ये कहा कि नहीं ये क्वेश्चन एग्जाम में जो मतलब आपने पढ़ाया नहीं था वो एग्जाम में आ गया था तो ज़रूर आपने हमारी कोई क्लास मिस की होगी। बाकी हमारी पूरी कोशिश है कि आउट ऑफ 100 कम से कम 60 70 क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलें और इतने में आपका सिलेक्शन श्योर है। बाकी ज़्यादा क्वेश्चन मिल जाए हमारी पूरी कोशिश है। इसके अलावा अधिक पौष्टिक भोजन की आवश्यकता कठोर श्रम करने वालों के लिए। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, शरीर का ताप नियंत्रित होता है हाइपोथैलेमस के द्वारा। ये मान लीजिए आपका ये ऐसे हो गया आपका मस्तिष्क और यहाँ पर आपका मेरुरज्जु हो गया, यहाँ पे आपका पिट्यूटरी ग्लैंड, इसके ऊपर हाइपोथैलेमस ग्लैंड, ये आगे वाला भाग आपका प्रमस्तिष्क, पीछे वाला भाग आपका अनुमस्तिष्क, बीच में मध्य मस्तिष्क होता है। अभी आगे क्वेश्चन और है। तो हाइपोथैलेमस के बारे में आपको 2 3 फैक्ट अच्छे से याद कर लेना है। जैसे आपने पढ़ा होगा कि पिट्यूटरी ग्लैंड कई और ग्रंथियों से स्रावित होने वाले हार्मोन का नियंत्रण करता है, इसीलिए पीयूष या पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। हाइपोथैलेमस क्या करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड का नियंत्रण करता है, मतलब ऑलरेडी एक मास्टर ग्लैंड है उसका ये नियंत्रण करता है। तो यानी मास्टर का भी मास्टर हो गया ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। सेकंड चीज़ देखिए, हाइपोथैलेमस शरीर के ताप नियंत्रण का कार्य करता है और इसके अलावा इसके और भी कार्य हैं। यहाँ पर देखिए मास्टर ग्लैंड हाइपोथैलेमस को बोलते हैं। अभी हमने आपको एक्सप्लेन किया
क्वेश्चन 5 देखिए, ग्लैंड इन ग्लैंड किसको बोलते हैं? पैराथायराइड को बोलते हैं। जो थायराइड ग्लैंड बेसिकली होती है, थोड़ा सा इसको हम ऐसे बना लेते हैं पिक्चर, इस प्रकार से। ये आपका थायराइड ग्लैंड हो गया। इसी में आपके जो है दो, मतलब एक जोड़ी पैराथायराइड ग्लैंड होते हैं। एक जोड़ी के दो जोड़ी होते हैं, कमेंट करके बताइए आप सभी। तो थायराइड के अंदर ही पैराथायराइड ग्लैंड पाया जाता है, अलग से नहीं मिलता है, थायराइड के अंदर ही मिलता है। इसीलिए इसको ग्रंथि में ग्रंथि या ग्लैंड इन ग्लैंड, हिंदी में कहेंगे तो ग्रंथि में ग्रंथि या ग्लैंड इन ग्लैंड, पैराथायराइड को बोला जाता है। और थायराइड ग्रंथि शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर, लेकिन अगर अंतःस्रावी पूछा जाएगा तो थायराइड। और एकमात्र मिक्स्ड ग्लैंड होती है अग्नाशय। 6 यहाँ पर देखिए, भूख और प्यास का नियंत्रण। तो हाइपोथैलेमस के कई कार्य होते हैं, कई कार्यों का समन्वय करता है, नियंत्रण करता है। एक तो हो गया शरीर के तापक्रम का, दूसरा हो गया भूख और प्यास का। इसके अलावा देखिए, हाइपोथैलेमस कुछ मेटाबॉलिक यानी चयापचय प्रक्रियाओं और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र की अन्य गतिविधियों को विनियमित करने के लिए जिम्मेदार है। नर्वस सिस्टम आप लोग समझते हैं, बोन मैरो और आपका ब्रेन, ये मिलाकर के पूरा एक नर्वस सिस्टम बनाते हैं। हाइपोथैलेमस यह कुछ न्यूरो हार्मोन को संश्लेषित यानी उनका निर्माण करना और स्रावित करना, जिसे रिलीजिंग हार्मोन या हाइपोथैलेमिक हार्मोन कहा जाता है। और ये बदले में पिट्यूरी ग्रंथि से हार्मोन के स्राव को उत्तेजित या बाधित करते हैं। अभी हमने बताया आपको कि पिट्यूरी ग्लैंड से जो हार्मोन स्राव होते हैं उसका नियंत्रण करता है हाइपोथैलेमस। इसीलिए हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहा जाता है, यानी मास्टर का भी मास्टर ग्रंथि है। और इसके अलावा देखिए, हाइपोथैलेमस शरीर के तापमान, भूख, पालन पोषण के महत्वपूर्ण पहलुओं मातृ लगाव, व्यवहार, प्यास, थकान, नींद, ये क्या है, सर्कैडियन लय को नियंत्रित करते हैं। तो आपको इसमें से कुछ जरूर याद रखना है, जैसे भूख प्यास, भूख नहीं प्यास कह लीजिए आप, यहाँ पर भूख भी है प्यास भी है। और तापमान हो गया शरीर का, कुछ जो है आपका नर्वस सिस्टम को भी न्यूरो हार्मोन के माध्यम से, मेटाबॉलिक क्रियाओं को भी कुछ। अगला यहाँ पर देखिए, ऐच्छिक क्रियाकलापों का नियंत्रण कौन करता है? ऐच्छिक क्रियाकलाप मतलब, जैसे आप एग्जाम्पल खुद से बताइए। जैसे देखना, सुनना, स्वाद, गंध। तो ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण या सोचना हो गया, चिंतन मनन करना हो गया, तो ये सभी कार्य सेरिब्रम करता है। ध्यान रखिएगा, चिंतन मनन या जो आप सोचते हैं किसी के बारे में, आप अपनी बुद्धि प्रयोग करते हैं, सेरिब्रम उसका नियंत्रण करता है। और सेरिब्रम, इसको प्रमस्तिष्क भी कहा जाता है। और ये मस्तिष्क का सबसे अधिकांश या सबसे बड़ा भाग होता है, अधिकांश भाग यही होता है। ऐच्छिक क्रियाकलापों का नियंत्रण सेरिब्रम करता है। इसके अलावा भावनाएं, फीलिंग्स, श्रवण सुनना, दृष्टि देखना, नियंत्रण कार्य भी सेरिब्रम के द्वारा किया जाता है। स्वाद और गंध का नियंत्रण भी सेरिब्रम के द्वारा किया जाता है। सेरिब्रम को प्रमस्तिष्क भी कहते हैं, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग बनाता है, अधिकांश भाग मस्तिष्क का सेरिब्रम होता है। शरीर का संतुलन सेरिबेलम के द्वारा, ध्यान रखिएगा, सेरिबेलम, सेरिब्रम, हाइपोथैलेमस, कंफ्यूज मत आप होइएगा। तो शरीर का संतुलन सेरिबेलम के द्वारा। सेरिबेलम का अन्य नाम क्या है? सेरिबेलम को ही छोटा दिमाग, जो आपके पीछे कि आप पीछे की तरफ देखेंगे ना, वहाँ पे अगर किसी को ऐसा आप मार दीजिए झटके से तो अचानक से वो चक्कर खा जाएगा, मतलब वो असंतुलित हो जाएगा। तो संतुलन का कार्य कौन करता है? सेरिबेलम करता है, जो कि पीछे के साइड होता है, आपके सिर में पीछे के साइड। तो इसको अनुमस्तिष्क भी कहा जाता है, छोटा दिमाग भी कहा जाता है। सेरिबेलम शरीर के संतुलन का कार्य करता है। सोचना चिंतन करना सेरिब्रम के द्वारा, ऑलरेडी बता दिया है। क्वेश्चन 14 देखिए यहाँ पर, अच्छा ये लिखने में गलत हो गया, ऑक्सीटोसिन, इसको ऐसे आप लिख लीजिए, ऑक्सी हो गया, ये लिखने में यहाँ पर मिस्टेक है, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन का कार्य क्या होता है? ऑक्सीटोसिन को प्रसव हार्मोन भी कहते हैं, प्रसव हार्मोन भी कहते हैं।
ऑक्सीटोसिन जैसे प्रेम हो गया, और जैसे माता का बच्चे से प्रेम हो गया, प्रसव में सहायता, प्रसव के पश्चात स्तनों में दुग्ध स्राव को प्रेरित करता है, ये सभी कार्य ऑक्सीटोसिन के होते हैं। आप देखेंगे कि जो पशु होते हैं उनको ऑक्सीटोसिन के ही इंजेक्शन लगाए जाते हैं कि दूध ज़्यादा से ज़्यादा वो दे या फिर दूध उनको उतारने के लिए। तो इससे भी आपको याद रहेगा ऑक्सीटोसिन के बारे में। शिशु जन्म में सहायक हार्मोन, ऐसे तो ऑक्सीटोसिन को प्रसव हार्मोन कहा जाता है। इसके अलावा एक हार्मोन होता है रिलैक्सिन हार्मोन, जो कि शिशु जन्म में प्रसव में सहायता प्रदान करता है। मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, फीमेल हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। ऐसे तो कई हार्मोन हैं फीमेल के और मेल के भी, लेकिन जिन हार्मोन को इस नाम से जाना जाता है, मेल हार्मोन और फीमेल हार्मोन के नाम से, तो ये आपको याद रखना है। 19 देखिए, लव हार्मोन या प्यार का हार्मोन, प्रेम का हार्मोन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। 20 देखिए इसके बाद, शिशु के उचित पोषण के लिए किस वसीय अम्ल की अधिक आवश्यकता होती है। एक तो हमने आपको बताया था कि सेचुरेटेड की तुलना में अनसेचुरेटेड जो फैट होता है वो ठीक होता है शरीर के लिए, सेचुरेटेड नहीं खाना चाहिए। तो लिनोलेनिक अम्ल एक अनसेचुरेटेड फैट है और शिशु के उचित पोषण के लिए इस वसीय अम्ल की अधिक आवश्यकता होती है। 21 देखिए, विटामिन डी व कैल्शियम की कमी से बच्चों में कौन सी बीमारी होती है। रिकेट्स, वयस्कों में ऑस्टियोमेलेसिया, वृद्धों में ऑस्टियोपोरोसिस। याद रहेगा आप सभी को। 22 देखिए इसके बाद, गर्भस्थ शिशु की वृद्धि को नियंत्रित करने वाले अधिकांश हार्मोन स्रावित होते हैं गर्भनाल या प्लेसेंटा या फिर अपरा के द्वारा। जो गर्भस्थ शिशु की वृद्धि को नियंत्रित करते हैं या नियंत्रण करने वाले जो हार्मोन होते हैं, अधिकांश हार्मोन प्लेसेंटा स्थल से ही स्रावित होते हैं। 23 ICMR 2010 के अनुसार गर्भावस्था में, ये थोड़ा सा लिखने में मिस्टेक है, गर्भावस्था में अतिरिक्त कैलोरी चाहिए 350 कैलोरी, और दूध पिलाने वाली माता को लगभग 450 से लेकर के 500 कैलोरी तक की आवश्यकता होती है। ये पर डे के हिसाब से है, प्रतिदिन के हिसाब से है, और ये कैलोरी है, ध्यान दीजिएगा कैलोरी है। निकट दृष्टि दोष या मायोपिया में क्या होता है, दूर की वस्तु अस्पष्ट नहीं दिखती। निकट की वस्तु आप स्पष्ट देख पाएंगे, लेकिन दूर की वस्तु आप स्पष्ट नहीं देख पाएंगे। इसी तरह से दूर दृष्टि दोष होता है, तो उसमें दूर की वस्तु तो आप देख लेते हैं लेकिन निकट की वस्तु नहीं देख पाते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। और दूर दृष्टि दोष में या हेट्रोपिया में उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। एक होता है बायोपिया, जिसमें ये दोनों समस्याएं होती हैं, तो वहाँ पर उत्तल और अवतल दोनों ही आप देखेंगे ना। जो वृद्ध होते हैं उनका जो चश्मा होता है ऊपर कुछ और ही, नीचे यहाँ पे एक और लेंस लगा होता है, 2 लेंस लगे होते हैं, तो उनको निकट और दूर दृष्टि दोनों दोष की समस्या होती है। तो इतनी चीज़ें आपको याद रखना है। देखिए मैं यहाँ पर कोई भी चीज़ रिपीट नहीं कर रहा हूँ ताकि कम समय में ये सेशन समाप्त हो जाए। बाकी आप वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार आप सुन लीजिए फिर से। बेसल मेटाबॉलिक रेट या आधारी चयापचय दर क्या होता है, इसी को हमने हिंदी में बोला है। एक निश्चित समयावधि में आधारी चयापचय या मेटाबॉलिक के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा को ही आधारी चयापचय दर या बेसल मेटाबॉलिक रेट कहा जाता है। विटामिन B12 की कमी से कौन सी बीमारी होती है, पर्नीशियस एनीमिया। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने के चांस काफ़ी ज़्यादा रहेंगे। पहली बार माहवारी का आना, इसको बोलते हैं मिनारकी, और जब समाप्त होने की स्थिति होती है तो उसको क्या बोलते हैं, मेनोपॉज बोलते हैं। कैंसर रोग निदान में कौन सा परीक्षण सहायता प्रदान करता है, तो जीवृत्ति या फिर बायोप्सी, ये आपको याद रखना है। रोगजनक जीवाणु क्या उत्पन्न करते हैं, एंटीजन, प्रतिजन हिंदी में या फिर एंटीजन। SARS का फुल फॉर्म क्या है, कोविड से आपको याद आ गया होगा SARS, तो सेवर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिस्टम। मायोपिया का उपचार ये ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं उसी वाले क्वेश्चन में, अवतल लेंस के द्वारा। स्लीपद रोग का वाहक, यहाँ पर देखिए कारण नहीं पूछा है किसके कारण होता है, वायरस, बैक्टीरिया या फिर अदर जो फंगल है या प्रोटोजोआ, तो यहाँ पर पूछा है उसका वाहक कौन होता है, तो संक्रमित क्यूलेक्स मच्छर, संक्रमित क्यूलेक्स मच्छर।
यहाँ पर देखिए कलर ब्लाइंडनेस या वर्णांधता रोग से पीड़ित मनुष्य को लाल रंग कैसा दिखाई देगा। तो वर्णांधता या फिर कलर ब्लाइंडनेस या हीमोफीलिया ये सभी अनुवांशिक रोग होते हैं और इसमें जो होते हैं लड़कियां वाहक होती हैं और ये रोग लड़कों को होता है। इस रोग में लाल और हरे कलर में अंतर नहीं कर पाता है। इस रोग में लाल रंग भी हरा दिखाई देता है, इसीलिए इस रोग से पीड़ित कैंडिडेट को अभ्यर्थी को कभी भी ट्रेन का ड्राइवर नहीं बनाया जाता है। तो ये सेशन यहीं पर समाप्त होता है। आज केवल 35 क्वेश्चन से यहाँ पर बना पाए थे, लेकिन आगे क्वेश्चन करेंगे, प्रश्नों की संख्या ज़्यादा रहे, क्वेश्चन कम नहीं होंगे। थोड़ा सा आज कुछ व्यस्तता होने की वजह से इतने ही प्रश्न बना पाए थे। सेशन कैसा लगा आप सभी को कमेंट करके ज़रूर बताएं और मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।